जय हिंद। विजय मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस देखिए, मेनली रूप से अगर कैलकुलस की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो 1/4 पोजीशन रखता है। 1/4 दैट मीन्स अगर ये पूरा मैथमेटिक्स है तो इसका चौथा हिस्सा कैलकुलस है। एक चौथा हिस्सा को अलजेब्रा हम लोग बोल सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा कोऑर्डिनेट। इस तरह से 11th और 12th का जो सिलेबस है ये 4 भाग में बटा हुआ: अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किसका पार्ट है? कैलकुलस का। कैलकुलस का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए तो इंटीग्रल कैलकुलस होता है, बिकॉज यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह इसका वैल्यूएशन जो होता है सबसे ज्यादा है। इस कारण से बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको लिखेंगे। और बात करें फार्मूला की तो जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है, जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में अब हो गया है कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछना है, यानी कि बनाना है 50, लेकिन पूछा जाएगा कितना? 100, यानी कि डबल ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो उस आधार पर अगर बात करें तो इस चैप्टर से, यानी कि आज का क्लास अगर मेंटेन कर लेते हैं तो कम से कम 7 to 8 ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना सकते हैं। यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोले, या 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 7 से 8 नंबर गेन कर सकते हैं ओनली 1 क्लास को अटेंड करके। तो पेशेंस के साथ बोर्ड पे ध्यान दिए रखना है जब तक हम क्लास ले। और कोशिश रहेगा मेरा कि जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम कलेक्शन आज ही करवा देंगे, ताकि इस क्लास को अगर कर लेते हैं तो कम से कम बोर्ड में 7 से 8 नंबर आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ना क्या है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है इंटीग्रेशन, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और जानकारी होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है। एक पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकेंड पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके। और एप्लीकेशन में मेनली रूप से 2 चैप्टर पढ़ना है। एक एरिया, बोल सकते एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, और सेकेंड चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ मेरा इंटीग्रल कैलकुलस समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो 2 वर्ड में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं: द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव is called
इंटीग्रेशन। सिंपल समझिए, क्या लिखे हमने, इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के अंदर ही डेफिनेट और ये सब इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। हमने डेफिनेशन लिखा इंटीग्रेशन का, क्या बोला, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इससे क्लियर होता है कि डेरिवेटिव का इनवर्स को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ऐसे समझिए, अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो जो फ्रंट गियर वो हो गया डेरिवेटिव, तो बैक गियर में जो गाड़ी चलाया जाता है उसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। इससे स्पष्ट ये होता है कि डेरिवेटिव आसान है। पहले सीधा अगर गाड़ी कोई चलाता है तो आसान है, लेकिन उसी को बोलिए कि बैक चलाइए तो उतना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ नहीं चला सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ इंटीग्रेशन। और एक चीज और, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना और भी आसान है। क्वेश्चन क्रिएट करना, बनाना नहीं, मतलब उसको सॉल्व की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बनाना, दैट मीन्स क्वेश्चन को क्रिएट करना। क्यों आसान है? क्योंकि कोई भी फंक्शन ले लीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक आंसर आएगा, उस आंसर को इंटीग्रेट करके हमको डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन लिए हैं वो लाना, ये काम है इंटीग्रेशन का। सोचिए, जैसे एग्जांपल, हम लोग डेरिवेटिव करते हैं sin x का, तो क्या आता है, cos ऑफ x आता है। एग्जांपल समझा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos ऑफ x। Therefore, इंटीग्रल ऑफ cos of x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हो जाएगा sin of x। यानी कि sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। यही मेरा कहने का मीनिंग था और यही ये डिफिनीशन का भी मीनिंग है। यानी कि ये हो गया फ्रंट गियर, यानी कि sin x का डेरिवेटिव cos x किए तो जो रिजल्ट निकला उसका इंटीग्रेशन sin x होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव में फंक्शन था। यानी कि सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, यहां हम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। ओके, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यानी कि जो फंक्शन का आंसर है डेरिवेटिव का, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमको फंक्शन मिल जाएगा। सिंपल बात यही है। फिर से समझिए, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसका कलेक्शन कराते हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, चलिए बारी बारी से हम लोग फार्मूला देखते हैं। एक नंबर कि डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n टू डी अपॉन डी एक्स। डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कीजिए। जो भी फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग डेरिवेटिव से ही क्रिएट कर लेते हैं, ताकि पता चले कि डेरिवेटिव एक बार रिवीजन हो जाएगा उसका भी फॉर्मूला। डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 अपॉन डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। जो लोग भी डेरिवेटिव पढ़े हैं तो पता होगा। और डेरिवेटिव किसका होगा, n प्लस 1 अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर है उसको निकालिए। ये तो बाहर है n प्लस 1 1 अपॉन,
और ये पावर निकलेगा n+1 निकलेगा, x का पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। ओके, तो इससे कट गया, फाइनली क्या मिला हमको, f⁴n। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, f⁴n। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f⁴n dx, इंटीग्रेशन f⁴n dx क्या हो जाएगा, f⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये हुआ मेरा फॉर्मूला। अब याद रखना है f⁴n का इंटीग्रल क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट x² dx हो, n के जगह पे क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा f⁴2+1/2+1 यानी कि x³ 3। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, x dx रहेगा तो क्या होगा, x dx दैट मीन्स पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x² 2 + c। थर्ड नंबर, अगर हम बात करें 1/√x dx, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x का पावर √x है, दैट मीन्स 1/2 पावर होगा। समझ रहा है ना, √x है तो ऐसे भी लिखिए, x का पावर 1/2 dx, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 dx। और बाय दिस फॉर्मूला n है तो n+1, -1/2 है तो -1/2 + 1 यानी कि माइनस आधा +1, प्लस आधा हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 को पलटिएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, इसको फिर से रूट में लिख सकते हैं 2√x। इस टाइप से आपको आएगा। कुछ और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शॉर्ट में हम लोग करते हैं, जैसे 4 नंबर एग्जांपल, 1 dx क्या आएगा, 1 dx इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, x⁴0 dx, f⁴0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, 0 + 1 यानी कि x का पावर 1। ओके, 0 + 1 और डिवाइडेड बाई 1 तो वही आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि सर फार्मूला में +c दिया जाता है, तो देखिए +c देना जरूरी भी है, क्यों, तो इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कहीं। तो जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें आप +c लगा सकते हैं, जैसे यहाँ है तो यहाँ भी +c लगा सकते हैं, यहाँ भी +c लगा सकते हैं, जो भी आंसर है, जैसे हम +c लिख दिए हुए हैं, यहाँ +c लगा सकते हैं, यहाँ +c लगा सकते हैं। बताते हैं क्यों, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। पहले कुछ और कर लेते हैं इसमें, जो 1-2 और एग्जाम्पल हमको लेना था वो हम कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं उसको। जैसे 0 dx क्या होगा, यहीं से c का पता चल जाएगा आपको, 0 dx। अब सोचना ये है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो अप्रोक्स इधर देख रहे हैं, एवरी ईयर पूछा जाता है, 0 dx इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फॉर्मूला में ढूंढेंगे इसको, और ये किसी के पावर होता नहीं है, तो देखिए इसको उल्टा सोचना पड़ेगा, वही इनवर्स प्रोसेस जो डिफिनीशन हम लोग बात किए थे। सोचना ये पड़ेगा कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़े तो ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो बात समझ रहा है ना। अब यहां तो पता चल गया, तो समझिए कि अगर हम यहाँ बात करें x⁴1, 0 प्लस क्यों लिख दिए हैं, तो यहाँ x⁴1 और प्लस अगर 0 रहता तो भी तो 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है,
या कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव में रहता है तो उसका जीरो आ गया रहता है, तो इसलिए प्लस जीरो तो यहाँ लिखेंगे नहीं, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए प्लस सी लिखा जाता है। सोचिए, जैसे सपोज दैट हम एक उल्टा एग्जांपल लेकर आप लोग को बता देते हैं, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेटिव वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, प्लस सी वाला हम दिखाना चाह रहा है कि क्यों लिखते हैं। जैसे सोचिए कि डी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स, या एक्स स्क्वायर ले लिया जाए, साइन एक्स ही ले लीजिए, कोई फंक्शन ही ले लेते हैं। ये नहीं लीजिए तो और कोई फंक्शन, साइन एक्स पहले एग्जांपल लिए थे तो कोई नया ही ले लेते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस सी ले लेते हैं। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, सी का तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस ई टू द पावर एक्स dx, तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। हालांकि हम लोग फार्मूला में इसको चर्चा करेंगे, हम लोग तो अभी एक ही फार्मूला लिखे हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसको फार्मूला कंसीडर करना है, बाकी सब उसका एग्जाम्पल हो गया। और कुछ कुछ चीज जो रिजल्ट में भी याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा, जैसे 1/√x का डेरिवेटिव 2√x प्लस सी होता है। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला ये याद रखना है। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर फार्मूला की बात करते हैं। सेकेंड नंबर, देखिए यहां जो है हम लोग बेसिकली ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, तो यहां कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी लगा सकते हैं आप, बिकॉज यहां प्लस सी भी रहता फिर भी यही आता, इसीलिए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स का। सेकेंड नंबर डेरिवेटिव में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन है तो प्लस साइन का माइनस कॉस होगा, जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा है इंटीग्रल का फॉर्मूला है, हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। डी tan x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan of x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट d cot of x upon dx is equal to minus cosec x, cosec square x. Integral of cosec square x is equal to minus cot of x, because यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो माइनस को इधर भेजना पड़ेगा। Therefore, integral of cosec square x dx is equal to minus cot of x plus c. Next, 5 number, d sec x upon dx is equal to sec x into tan x. Therefore, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेक ऑफ एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस सी। लास्ट सिक्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन होता है, चार को ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। डी cosec x upon dx is equal to minus cosec x into cot x।
देयरफॉर cosec x into cot of x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 पे चर्चा करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले नोट कीजिए 3 का फर्स्ट, d sin इनवर्स x अपॉन dx, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो एक साथ लिखते हैं, और d cos इनवर्स x अपॉन dx, ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है, यहाँ सिर्फ इसका डेरिवेटिव में माइनस हो जाता है कॉस में, और साइन में प्लस हो जाता है। ये भी बताया होंगे कि c से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव साइन देता है। तो c इनवर्स हो चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों नेगेटिव देता है। तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ याद रखना है, दोनों को मिलाकर एक साथ ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम ही है। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स x, तो माइनस में लगाना पड़ेगा प्लस c, या आप साइन इनवर्स x प्लस c। एक यहां अगर प्लस है तो साइन इनवर्स x प्लस c होगा, अगर यहां माइनस होगा तो cos इनवर्स x प्लस c होगा, यहां माइनस होगा तो cos देगा। देखिए ना, माइनस c, इसका डेरिवेटिव भी है तो इसका इंटीग्रेशन ही। तो सिंपल याद रखना है आपको, तो इंटीग्रल में यही फॉर्म ना आएगा, तो या तो माइनस cos इनवर्स x लिखिए या प्लस साइन इनवर्स x, दोनों सेम चीज है। ठीक है, इस आधार पर इसी तरह से अगला भी tan और cot का सेम होता है। देखिए बताते हैं, d tan इनवर्स x अपॉन dx क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट हम बता रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो इंटीग्रल में, तो या तो tan इनवर्स x प्लस सी बोलिए या माइनस cot इनवर्स x प्लस सी बोलिए। बात समझ में आया? यहाँ अंदर प्लस है तब tan होगा, अंदर माइनस रहता तो tan नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाता, उल्टा हो जाता। 4 नंबर cot तो हो गया इसी में। अब sec cosec भी सेम है, d sec इनवर्स x अपॉन dx क्या होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, और cosec के क्या होता है, सिर्फ माइनस लग जाता, तो इसी तरह इसका भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c, और माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। तो जनरली जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ना, वही फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई लिख सकते हैं, आपको रिजल्टे ना लिखना है, दोनों लिखिए, दोनों सही है। तो इसमें बेसिकली रूप से 3 ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा, आपको 3 ही याद रखना है, दिस। इसका नेगेटिव रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस कॉट, और माइनस कॉसेक जो है वो प्लस दे देगा, और प्लस वाला जो है वो माइनस दे देगा। कब, जब अंदर नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे भी सोचिए कि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखें। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x अपॉन dx क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c होगा, सिंपल है। और एक चीज d a टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ a हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपॉन dx। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं,
लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, बस क्या गया डी ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो कांस्टेंट होता है बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव का रूल से। तो 1 अपॉन लॉग ऑफ ए है, और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। तो ये लॉग ऑफ ए से लॉग ऑफ ए कट जाएगा, फाइनली हमको क्या मिला, ए टू द पावर एक्स। यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको मिला ए टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी कर सकते हैं। ए टू द पावर एक्स क्या है, ए टू द पावर एक्स इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power x, 3 to the power x, 5 to the power x, n to the power x, that is constant to the power variable। अगर इस तरह का फंक्शन हो तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल एक दे देते हैं इसमें, 2 to the power x dx का इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ दिस। तो रिजल्ट क्या होगा, 2 to the power x निकलेगा अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस सी। ओके, अच्छा बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितना भी कैलकुलस में हम लोग लॉग लिखेंगे, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि बेस ई है। तो ई बेस जनरली लिखना जरूरी नहीं है, अगर कोई दूसरा बेस रहता तब लिखना जरूरी होता। ई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √5 टू द पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, √5 टू द पावर एक्स निकलेगा और लॉग ऑफ √5 हो जाएगा प्लस सी। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद हम कुछ नोट लिखाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो आज से याद रखना है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहां कंफ्यूज होंगे कि ये मॉड क्यों किए। मॉड इसलिए लिए हैं क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हैं। डेरिवेटिव में तो मान लिए ऑलरेडी लॉग एक्स दिया रहेगा तो पता है कि पॉजिटिव है, हालांकि यहाँ भी मॉड ही लेना चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल करेंगे ना, तो ये पता है ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। इस कारण से नेगेटिव होगा तो ये लॉग के अंदर पॉजिटिव करके ही डालेंगे, हम लोग मॉड करके डालेंगे। इस कारण से हम लोग मॉड लेते हैं। तो जब भी हम लोग रिजल्ट के रूप में अगर मॉड में कोई भी फंक्शन लेंगे तो मॉड लगा देंगे, बेहतर रहेगा, कंफ्यूजन दूर रहेगा और आंसर से भी एकदम टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ आंसर में कहीं कंफ्यूजन है, नेगेटिव या काटने का डर नहीं रहेगा, नंबर कटने का। चलिए हम एक नोट लिखाते हैं, उसको लिख लीजिए, तब बताते हैं कि नोट ये क्यों लिखाए हैं। बेसिकली रूप से मेरा मेन फोकस है कि आज का क्लास फार्मूला को क्लियर करने का। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन में रहेगा तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन जब हम नोट लिखवा देंगे तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन दिखाई देगा वहां से। तो जो भी फार्मूला हम अभी लिखे हैं वो सभी फार्मूला वैलिड होगा कब, जब x के जगह पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो इसको पहले हम लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ओके, लिखिए, ऑल एबव
formulas are also valid when x is replaced by ax plus b। ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b किसको रिप्लेस कर रहा है? x को। x का लीनियर फॉर्म है, बट in that case b will have divide, ध्यान देना है, divide by a। यानी कि जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो ऑलरेडी इस पे भी वैलिड होगा जब x के लीनियर फंक्शन में भी अगर रहे, लीनियर फॉर्म बोलिए या लीनियर फंक्शन बोलिए, उसका फॉर्म में रहे तो भी वैलिड होगा। लेकिन इस केस में क्या करना है, रिजल्ट में हमको a से डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, सोचिए, इसी को हम एग्जाम्पल में कर लेते हैं। जैसे x के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 5। ओके, तो वहां ना करके यहां करें, इसको हटाइए, यहां करते हैं, वहां एक और एग्जांपल ले लेंगे, 2x प्लस 5। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, दैट मीन्स x था तो x आया है, 2x प्लस 5 है तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 आएगा प्लस c। बट इन दैट केस, देखिए, बट इन दैट केस b विल हैव डिवाइड बाई a। तो a का मीनिंग क्या हुआ, x का कोफिशिएंट को ना a बोलेंगे, इसी को ना। तो a क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है वो लीनियर में भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल ऊपर लेते हैं। जैसे e का पावर 2x प्लस 3 dx है। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, अभी हम लोग देखे हैं, फॉर्मूला याद रखना है। और 2x प्लस 3 है, यानी कि इसका लीनियर है, तो e का पावर 2x प्लस 3 ही होगा बाई 2 प्लस c। 2 क्यों, x का कोफिशिएंट से भाग दे देना है। अच्छा सोचिए, इसको अब मिटाए, 3 नंबर फॉर्मूला, इसी को एग्जाम्पल कर लेते हैं। 3 नंबर में कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोचिए कि साइन 2x प्लस, सब जगह 2x मत लिखिए, 5x प्लस 15 क्या 17 ले लेते हैं dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस कॉस। साइन का होता है माइनस कॉस, जो एंगल है उसको दे दीजिए, यानी कि 5x प्लस 17 दे दीजिए। डिवाइड क्या कर देना है, x का कोफिशिएंट से। ये कब करना है, जब x के जगह पे उसका लीनियर रहे, लीनियर एक्सप्रेशन, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। डेरिवेटिव में भी बताया गया था, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना बताया गया था, यहां क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का उल्टा काम करेगा इंटीग्रेशन, तो मल्टीप्लाई किया, हम डिवाइड करेंगे, हम नहीं, ये रूल कहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 4 नंबर एग्जांपल, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x, फिर 2 लिखा जा रहा है, 3x लिखते हैं का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है आसान। क्यों आसान हो गया, क्योंकि x के जगह पर उसका लीनियर हो गया। तो बताइए क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स का होता है ना, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे, 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 नंबर एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2, फिर 2 लिखा था,
√5x प्लस 7 टू दी पावर 100 dx। देखिए कितना डेंजर क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इसका 100 पावर तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसी दिन के लिए हमने ये नोट लिखाया। खासकर अभी रूल तो पढ़े नहीं है हम लोग, फॉर्मूले से कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बना दे। और बहुत सारा क्या, मुझे लगता है कि अगर 10 इंटीग्रल का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसमें से 9 क्वेश्चन बन जाएगा आज का क्लास, अगर आपने कवर कर लिया तो। क्योंकि ये ट्रिक बता रहे हैं हम, ये नोट अपने आप में एक समझिए कि निचोड़ है पूरे फार्मूला का। एक तो फार्मूला याद करना ही पड़ेगा बाबू, उसका कोई उपाय नहीं, हम भी याद किए हुए हैं। हम लोग को याद इसलिए रहता है क्योंकि डेरिवेटिव याद है तो उसका उल्टा भी सोच लेते हैं। तो आप डेरिवेटिव पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर आइए। क्या होगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n के जगह पे क्या है? 100 है, तो लिखिए √5x प्लस 7 टू दी पावर 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 101। और डिवाइड क्या करना है, ये तो फॉर्मूला के बेस पर लिखे ना, x के कोफिशिएंट से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो नीचे ही भाग दीजिएगा, √5 प्लस c लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। तो आज के क्लास में हमने, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली रूप से फंडामेंटल रूल्स के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। उसमें सीखेंगे कि दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, दो से ज्यादा प्लस माइनस में हो, या कांस्टेंट गुना में हो, तो हम लोग किस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बेसिकली नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है इस पे। और आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, इसके आगे पढ़ेंगे, वो अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो हम बताए हैं फंडामेंटल रूल्स। आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, इंटीग्रल कैलकुलस को दो पार्ट में बांटे हैं, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में बांटे थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन क्या बताया हम, कि डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन इनवर्स प्रोसेस से भी करना सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में कि फाइंड द इंटीग्रल यूजिंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ओके, या बाय इंस्पेक्शन मेथड, इस टाइप से करके पूछेगा। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्लास रहा आज का। आज का क्लास में हम लोग अप्रोक्स 80% फार्मूला देख चुके हैं। अब टाइप वाइज जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो वहां जो फार्मूला आएगा उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो भी बेसिक फार्मूला है उस पर हम लोग आज वीडियो बनाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे, पूरे माइंड को कांस्टेंट करके देखेंगे, तो 100% आपका पकड़ मैथमेटिक्स पे बन जाएगा। और खासकर इंटीग्रेशन से जो दूर भागने वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो रेगुलर बने रहिए, मेरा प्रयास रहेगा कि A to Z सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।